चलिए, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और जितने लोग क्लास हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। और जितने लोग मोबाइल ऐप में हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। और जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। तो सभी जगह के लोगों को गुड मॉर्निंग। चार तरफ से लोग देख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग लाइव देख रहे हैं, कुछ मोबाइल ऐप पे देख रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और कुछ लोग क्लास में। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और मैंने आपको पॉलिटी में एक आउटलाइन समझा रहा था, जिसमें मैंने समझाया था कि आखिर व्यवस्थाएं कैसे चलती, और उसमें से बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। अब थोड़ा सा हम इसी में और आगे आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। मुख्य रूप से जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में बहुत सारे शब्द आते हैं, और अगर हम उन शब्दों को नहीं जानेंगे तो सारी बातों को बहुत आसानी से समझ नहीं पाएंगे। जैसे क्या होता है कि हर विषय के कुछ अपने शब्द होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो जब बैठते हैं तो आपस में बातें करते हैं। आप थोड़ी देर अब बैठेंगे तो उनकी बात आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वो लोग, वो आम बोलचाल की भाषा में नहीं यूज होती, वो मेडिकल टर्म्स में यूज होते हैं। इसी तरह जब दो वकील या वकील और जज साहब लोग बात करते हैं तो आम आदमी को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। इसी तरह जब दो पुलिस वाले बात करते हैं, या सीनियर जूनियर से या जूनियर सीनियर से बात करता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बात हो रही। कारण क्या है कि उस प्रोफेशन का, उस सब्जेक्ट का कुछ अपना शब्द होता है, और वो शब्द अगर आप नहीं जानते हैं तो उनकी बातों को आप नहीं समझ पाए। ये सिंपल बिल्कुल उसी तरह है कि अगर कोई भाषा होती है ना, तो जैसे सब्जेक्टों की भाषा है वैसे आम भाषा भी होती है। जैसे मान लीजिए कोई दो तमिल वाले लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा? क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि उनके शब्दों के बारे में आपको जानकारी नहीं, वो शब्द का मतलब क्या होता है आपको जानकारी नहीं। तो इसीलिए किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके शब्दों को जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए बचपन से हम लोग को रटाया जाता है कि ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेव, बी फॉर बॉल। ठीक है, बचपन से। क्यों? क्योंकि आप वो शब्द जानेंगे तभी आप अंग्रेजी जान पाएंगे। अगर वो शब्द नहीं जानेंगे तो आप अंग्रेजी नहीं जान पाएंगे। तो उसी तरह ये जो राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस, इसके भी कुछ अपने शब्द हैं जिसको हमको जानना बहुत जरूरी। तो उसके बारे में बताएंगे, और फिर इसके अलावा कैसे भारत में संविधान का निर्माण शुरू हुआ, क्या क्या हमारा टॉपिक है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि सामान्य परिचर्चा चल रही है, साधारण बातें आपको बता रहे हैं, तो उसी में से कुछ बातें आपको हम बताना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा कुछ शब्द है जो यहां पे लिखे हुए हैं, और शब्द को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है ना? उस शब्द को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। शब्द क्या है? शब्द है, एक शब्द होता है चुनाव। क्या होता है? चुनाव। ठीक है, चुनाव माने क्या होता है? इलेक्शन। क्या होता है? चुनना। क्या होता है? चुनना। क्या होता है? चुनना। जैसे इसमें बहुत सारे शब्द अभी आएंगे, लिखे होंगे, तो उसको, क्योंकि हम लोग चूंकि राजनीति इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, राजनीति के बारे में, तो आ जाइए। तीन चार प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो मैंने आपसे बोला चुनाव। क्या बोला? चुनाव। अच्छा, इसके अलावा एक शब्द होता है सिलेक्शन। क्या होता है? कभी भी आप नौकरी करने जाते हैं तो आपका क्या होता है? कि इलेक्शन होता है। नौकरी में क्या होता है? सिलेक्शन होता है। अगर कहीं चुनाव में भाग लिए तो क्या होता है? इलेक्शन। क्या होता है? ठीक, इलेक्ट होते हैं वहां पे। और एक शब्द और है नॉमिनेट। क्या होता है? मनोनीत। क्या करना? एक होता है मनोनीत करना, एक है चुनाव, और एक होता है सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट।
तो जैसे मान लीजिए आप किसी सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी कर सकता है क्या? हाँ या ना? नहीं। सरकारी नौकरी के लिए आपके पास एक विशेष योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योग्यता। उसके बाद, योग्यता के बाद क्या होगा? तो योग्यता के बाद अगर कम लोग हैं तो उनसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, और अगर ज्यादा लोग हैं तो उनकी एक परीक्षा ली जाएगी। क्या होगा? परीक्षा लिया जाएगा, और परीक्षा का सिलेबस आपसे पहले ही बता दिया जाएगा कि भाई इन्हीं सब चीजों में से आपसे पूछा जाएगा। तो आप तैयारी करके जाते हैं और वहां परीक्षा में बैठेंगे, और बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और फिर आप उन प्रश्नों का आंसर देंगे। उसके बाद बनती है मेरिट। क्या बनती है? मेरिट बने होता है कि योग्यता सूची, कि कौन लोग सबसे ज्यादा प्रश्नों का आंसर दिए हैं। तो जो सबसे ज्यादा प्रश्नों का आंसर दिए होते हैं उनमें से कुछ लोगों को सीट के हिसाब से चुना जाता है कि भाई आप आ जाइए। और फिर अगर जरूरत पड़ी तो कुछ लोग का फिर इंटरव्यू लिया जाता है कि भाई चलिए ये लोग रिटेन तो पास कर लिए हैं, तो इनका इंटरव्यू का इनका नॉलेज है कि नहीं, जानकारी है कि नहीं, थोड़ा सा वो भी जान लिया जाए। तो फिर उनसे उस नौकरी से संबंधित बहुत सारी बातें पूछी जाती कि उनको मालूम है कि नहीं। अगर वो लोग उन प्रश्नों का आंसर दे लेते हैं तो फिर उनको क्या किया जाता है? उस काम के लिए अपॉइंट, नियुक्ति दे दी जाती है। क्या दी जाती है? और इसी पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं सिलेक्शन। क्या करते हैं? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन पूरी एक प्रक्रिया है जिसमें लास्ट में आपको क्या मिलता है? अपॉइंट। सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि आपके पास क्या होनी चाहिए? योग्यता। अब योग्यता का निर्धारण कैसे होगा? तो आपसे क्या लिया जाएगा? आपको क्या लिया जाएगा? आपका परीक्षा। ठीक है। अच्छा, जब परीक्षा आप देंगे तो फिर आप क्या, उससे क्या तैयार होगा? मेरिट। अगर जरूरत हुआ तो हो सकता है कि तीसरे स्टेज में आपका क्या हो जाए? इंटरव्यू भी हो जाए। जैसे छोटी जो नौकरियां होती है ना, वहां पे इंटरव्यू का बहुत ज्यादा महत्व नहीं हो, लेकिन जो बड़ी नौकरियां होती हैं वहां पे इंटरव्यू का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कारण क्या है? जितनी छोटी नौकरी उतनी जिम्मेदारी क्या होगी? कम। और जितनी बड़ी नौकरी, जिम्मेदारी क्या होगी? क्या? नौकरी छोटी तो जिम्मेदारी कम, नौकरी बड़ी तो जिम्मेदारी बढ़। तो यही चेक किया जाता है कि लड़की में योग्यता तो है, लेकिन कभी सिचुएशन अगेंस्ट आ जाए, कुछ विपरीत परिस्थिति आ जाए, तो ये लड़का क्या निर्णय ले पाता। और जैसे जैसे एग्जाम में बड़े बड़े होते जाएंगे या बड़े एग्जाम मिलते हैं, वैसे ही आपके सामने अलग अलग सिचुएशन रखे जाते हैं। जैसे खासकर जब क्लास 1 अधिकारी के लिए जब होता है ना, तो उसमें इंटरव्यू का बहुत ज्यादा महत्व होता है, और 5-6 लोग, बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, जानकार लोग बैठे होते हैं, और जब आप एंट्री करते हैं तो आपको पूरी तरह से ऊपर से नीचे देखते हैं, और देखने के बाद आपसे, क्योंकि आपका शैक्षिक योग्यता तो सब जान चुके हैं क्योंकि आप रिटन क्वालिफाई कर लिए, अब आपसे वो बात करते हैं और देखते हैं कि इस व्यक्ति को आसपास समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में जानकारी है कि, तो फिर आपसे करंट के बारे में, सामान्य ज्ञान के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपको ये मालूम है। जैसे आप गए किसी परीक्षा में, पूछा गया कि अफगानिस्तान के बारे में आप जानते हैं, तो स्वाभाविक है कि एक अधिकारी, क्लास 1 अधिकारी, जागरूक व्यक्ति को अफगानिस्तान के बारे में जानना चाहिए। कहा सर अफगानिस्तान के बारे में जानते हैं। तो थोड़ा बहुत टेस्ट करना होगा तो पूछेगा अच्छा उसके आसपास कौन कौन से देश हैं, या अफगानिस्तान की सीमा किन किन देशों से लगती। क्यों? क्योंकि अगर अफगानिस्तान में आग लगेगी तो उसका आग आसपास के देशों पे होगा ही। पूछ लेंगे तो आपने कहा कि सर पाकिस्तान है, उधर से चाइना है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, ईरान है, ये है वो है, आपने बोला। कहा अच्छा। कहा उसकी कोई समुद्री सीमा भी है क्या? कहा नहीं सर वो समुद्री सीमा उसकी नहीं है, वो लैंड लॉक कंट्री। कहा अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है वहां पे? तो आप कहेंगे कि सर ये हो रहा है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर आप उसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि सर पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। अच्छा अमेरिका ने क्यों हमला किया? तो आप कहेंगे कि सर उसके यहाँ जो है 11 सितंबर को एक जो है घटना घटी थी, उस घटना में क्या हुआ था कि जो है वहां का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसको उड़ा दिया गया था। तो फिर उड़ाने में जो है कुछ लोगों का योगदान था, और मालूम चला कि जो उड़ाए हैं लोग वो अफगानिस्तान में आके छुपे हुए हैं, इसलिए उनकी खोज के लिए अमेरिका गया और ये किया वो किया। तो फिर छोड़ क्यों दिया? तो आप कहेंगे कि सर 20 साल से चला आ रहा था, उन्होंने सोचा कि अब यहाँ व्यवस्था सही होगी इसलिए छोड़ दिया, बहुत पैसा उनका खर्च हो रहा था।
तो क्या वहां व्यवस्था बन गई? सर नहीं, व्यवस्था तो नहीं बन पाई। तो फिर उसका अन्य देशों पे क्या असर पड़ेगा? ये सब आपका क्या हो रहा है? इंटरव्यू हो रहा। और वो जानने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि कल को आप आईएफएस अधिकारी बन जाए इंडियन फॉरेन सर्विस में, और आप अफगानिस्तान में राजदूत हो, तो उसके बारे में आपकी जागरूकता रहेगी, तो आप चीजों को समझेंगे, और वो चीज समझ में है कि नहीं, वो प्रश्नों के माध्यम से आपसे पूछा जाता। फाइनली जब ये सब हो जाता है तो एक नंबर निर्धारित होता है, वो आपको नंबर दे दिया जाता है, और फिर उनका टोटल मेरिट बनता है। अगर आप मेरिट में सफल हो गए तो आपका क्या हो गया, और सिलेक्शन के बाद आपको नौकरी ज्वाइनिंग के लिए क्या मिल जाएगा? अपॉइंटमेंट लेटर। तो किसी को चुनने का एक तरीका ये, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? इलेक्शन। क्या होता है कि हमें इतने लोगों में से एक व्यक्ति को चुनना है, तो हम इलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। तो इलेक्शन का तरीका क्या है कि इलेक्शन में हम कोई परीक्षा नहीं करवाते, हम इन्हीं लोगों में से कहते हैं कि आपको कौन व्यक्ति बढ़िया लग रहा है उसको चुन लीजिए। तो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि साहब ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो दूसरा कहेगा नहीं नहीं, ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो तीसरा कहेगा नहीं सर, ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो तीन लोग खड़े हो गए, ए भी खड़ा हो गया, बी भी खड़ा हो गया, और सी। तीन लोग खड़े हो गए कि भाई ये भी अच्छे व्यक्ति हैं, ये भी अच्छे व्यक्ति हैं, और ये भी अच्छे व्यक्ति हैं। तो अब क्या किया जाए? तो पहला तरीका था परीक्षा कराने वाला, कि बैठाओ इनका परीक्षा कर लेते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में परीक्षा नहीं, यहां परीक्षा का तरीका अलग। यहां हम देखते हैं कि किसको कितने लोग पसंद करते हैं, किसको कितने लोग समर्थन देते हैं। तो अब हम क्या कराएंगे कि भाई बोलिए, 100 लोग हैं टोटल, इस 100 लोग में से हम पूछेंगे बताइए आप में से ए को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो पता लगा कि 45 लोग कहे कि सर हम इनको पसंद करते हैं। बी को पूछा गया कि बी को कितने लोग पसंद करते हैं, बोला कि जो है इसको 20 लोग पसंद करते हैं। कितने लोग पसंद करते हैं? 20। फिर पूछा गया सी को कितने लोग पसंद करते हैं, तो कितना बच गया? 35। तो 35 लोग इसको क्या कर सकते हैं? पसंद करते। तो अब देखा गया कि यार इसको 45% लोग पसंद कर रहे हैं, इसको 20% लोग कर रहे हैं, और इसको कितना कर रहे हैं? 35। तो एक प्रक्रिया यह है कि जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करें उसी को क्या करो? चुन लो। इसमें सबसे ज्यादा किसको लोग पसंद किए, तो कौन चुन लिया जाएगा? लेकिन मान लो एक कंडीशन और आ जाए। क्या कंडीशन आ जाए? इसी में एक डी आ जाए, इसी में एक ई आ जाए, इसी में एक एफ आ जाए, इसी में एक जी आ जाए। है? कम से अरे हो सकता है 25, 30, 40, 50 कैंडिडेट होते हैं। गांव का चुनाव होता है मुखिया का, कितने लोग खड़े होते हैं? गांव के मुखिया के चुनाव में कितने लोग खड़े होते हैं? 10-12। ये तो विधायक एमपी का चुनाव है, 4 खड़े हैं। आपके गांव में 4, और भी तो 4 खड़े होंगे अभी। 10-12 लोग खड़े होते हैं गांव के मुखिया के चुनाव में, जहां कुल मिला के 2000-3000 वोटिंग होनी है, वहां इतने लोग खड़े हैं। तो जहां लाखों की वोटिंग होने वाली, वहां तो बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं। तो मान लीजिए ए भी खड़ा है, बी भी खड़ा है, सी खड़ा है, डी, ई, एफ, जी, इतने लोग खड़े हो गए, और 100% वोट है। 100% है। 100% का मतलब 100 नहीं है। ये 100% हो सकता है 1 लाख भी हो, ये 100% हो सकता है कि 2 लाख भी हो, 5 लाख भी हो, 10 लाख भी हो। अब पता चला कि साहब ये जो ए वाले भाई साहब हैं, अब देखो क्या कंडीशन होने जा रही। जो ये वाले भाई साहब हैं, इनको जो है 12% लोग पसंद किए। ये बी वाले भाई साहब, इनको 13%। ये सी वाले इनको 10%। ये डी वाले इनको 5%। ये ई वाले इनको जो है 25%। ये एफ वाले इनको मान लो जो है 11%। ऐसे जी वाले हैं, इनको मान लो 8%। और भी लोग मान लो। तो इसमें सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है? ई को। किसको मिला है? कितना मिला है? 25% लोग। कितने परसेंट लोग वोटिंग किए? तो इनके विरोध में कितने लोग? अगर 25% समर्थन में है तो विरोध में कितने हैं? कितने में? 75% लोग इनके विरोधी हैं, और समर्थक कितने हैं? फिर भी ये व्यक्ति क्या हो जाएगा?
चुन लिया जाए। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी कि यहां पे उसको जीता हुआ उम्मीदवार माना जाता है जो क्या करता है, सबसे ज्यादा वोट पाता, सबसे ज्यादा वोट पाया। हो सकता है 25 कैंडिडेट खड़े हैं तो किसी को 10% वोट मिला हो, 90% लोग उसके अगेंस्ट हैं और 10% लोग क्या है उसके समर्थन में है, फिर भी वो क्या हो जाता है। ये प्रक्रिया अच्छी है कि बुरी है? बहुत गलत। क्या है ये? बहुत गलत। ठीक। अभी इससे भी बुरी बुरी प्रक्रिया है। तो कुछ देशों ने क्या कहा, कहा साहब नहीं, ये सबसे ज्यादा वाला हम नहीं मानेंगे। कहा क्या मानेंगे? कहा कम से कम 50% से एक ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर जितनी वोटिंग हुई है उसमें कम से कम 50% से ज्यादा किसी व्यक्ति को मिलेगा तभी वो जीता हुआ माना जाएगा, वरना तो ये कुछ हद तक क्या है, सही है। तो भारत में इसका भी उपयोग होता है, ये भी होता है और ये भी होता है अलग अलग जगह पे। जब किसी कैंडिडेट के चुनाव की बात होती है तो ये वाली प्रक्रिया, लेकिन जब सरकार बनाने की बात होती है तो देखा जाता है कि किस पार्टी को 50% से ज्यादा सीट मिला है। वैसे ये प्रक्रिया भी सही नहीं है, क्योंकि सब तो 10 से 12% वाले हैं ना, और 10 से 12% वाले हो के 50% से क्या हो गए ज्यादा। भारत की राजनीतिक प्रक्रिया जो है विश्व में सबसे अनोखी है और सबसे गड़बड़ है। इसीलिए, और ऐसा नहीं कि भारत के लोग चोर हैं बाकी सब बड़े अच्छे हैं, इनसे भी खतरनाक खतरनाक और सब देशों में, फिर भी भारत एक सफल लोकतंत्र में माना जाता है। यहां की सबसे अच्छी चीज क्या है कि जब सत्ता का हस्तांतरण होता है, एक पार्टी हारती है दूसरी जीतती है तो मारपीट नहीं होता है। थोड़ा बहुत हो जाए तो बात अलग है। बाकी विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं कि अगर नीतीश कुमार जी सत्ता से हटे और लालू जी की सत्ता आ गई तो नीतीश वाले कहेंगे हम छोड़वे नहीं करेंगे, तो फिर लाठी बजना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा कभी होता नहीं, एक हटता है दूसरा आसानी से क्या हो जाता है। ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी अच्छाई। लेकिन विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं कि अगर एक सत्ता डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और जॉय बिडेन उनका चुनाव हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप लोग हारने लगे तो उनके समर्थक चल गए कहां, व्हाइट हाउस में लाठी डंडा लेके। जबकि विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश, विश्व का सबसे विकसित लोकतांत्रिक देश, तब उसका ये हाल। तो उससे तो हम लोग लाखों गुना बेहतर है। लेकिन फिर भी हमारे यहां अभी भी इसमें बहुत ज्यादा ईमानदारी नहीं है। क्यों ईमानदारी नहीं है, अब आपको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं बिहार से। किसे दे रहे हैं? बिहार से एग्जाम्पल दे रहे हैं। बिहार में मुख्य रूप से 4 पार्टियां। कितनी पार्टियां हैं? 4 पार्टी। एक है आरजेडी। कौन सी है? आरजेडी, लालू जी की पार्टी। एक है बीजेपी। किसकी पार्टी? मोदी जी की पार्टी। एक है जेडीयू, जेडी नीतीश जी की पार्टी। और एक है कांग्रेस। ये मुख्य रूप से 4 पार्टियां क्या है मुख्य रूप से। इसके अलावा स्थानीय पार्टियां भी दुनिया भर, हम तुम अवाम फलान धमाक ये वो, लोजपा सोजपा आजपा भाजपा जप्पा, जितने भी दुनिया भर के हैं वो भी हैं सब, जो 2-4 सीट जीतते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कितनी पार्टियां हैं? 4। और यही 4 पार्टियां डिसाइड करती हैं कि किसकी सरकार यहां पे बनेगी। वोटिंग हुआ, वोटिंग में नंबर 1 सीट पे कौन सी पार्टी रही? आरजेडी। नंबर 2 पे कौन सी रही? नंबर 3 पे कौन सी रही? नंबर 4 पे कौन सी रही? तो इसके हिसाब से मुख्यमंत्री किसका बनना चाहिए? नंबर 1। बना क्या? बना कौन से नंबर वाला? 3 नंबर वाला। कौन सा नंबर वाला? ठीक है, कौन नंबर बन गया? 3 नंबर। अब 1 नंबर वाले दुखी, जैसे दुनिया के सबसे शरीफ लोग यही हों, ये दुखी कि हमको नहीं बनाया गया। ठीक, सारे शरीफ इस राज्य की इसी पार्टी में भरे हुए लोग। अब ये आपस में गणित कि हम तुमको यहां समर्थन दे रहे हैं, तुम हमको क्या करो, वहां समर्थन दो, है कि ना।
अब हुआ क्या, चुनाव के पहले ये भाई साहब इनमें मिल गए। कौन किसमें मिल गया? आरजेडी। और इनके बीच में 36 का आंकड़ा नहीं, 72 का आंकड़ा। क्यों 72 का आंकड़ा? कि ये इसके जो मुखिया थे माननीय लालू जी, उनके खिलाफ केस किसने किया? जेल भिजवाने में सबसे बड़ा योगदान किसका? और दोस्ती किससे हो गई? ओके। अब इनको हटाने के लिए ये साहब आए सत्ता में। तो जब सत्ता में आए तो उस समय देखो भारत की राजनीति बता रहे हैं कैसे आ रहा है, तब समझाएंगे तुम्हें और भी बहुत सारी चीज। ये और ये दोस्ती किए हुए थे आरजेडी और जेडीयू, उनको हटाने के लिए। और उनका समर्थन किसको मिला था? ये तीनों पहले एक में थे लोग। 1989 की बात कर रहे हैं, 89 में तीनों एक, तीन भाई, ए भाई, बी भाई, सी भाई। और किसको हराना था? राजनीति बदली, ये मजबूत होना शुरू हुआ केंद्र में। कहां पे? और ये मजबूत कहां होना शुरू हुआ? राज्य में। तो धीरे धीरे इस पार्टी की सरकार बनी, इसने भी सपोर्ट किया, इसने भी सपोर्ट किया। लेकिन बाद में ये दोनों इसके विरोधी हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों के उसको हराने के लिए तो एकजुट हुए थे, लेकिन इन तीनों का विचार आपस में मिलता, ये चारों का विचार आपस में नहीं मिलता। चारों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन स्वार्थ की राजनीति। क्या है? स्वार्थ की राजनीति। ये और ये भाई साहब कुछ दिन सरकार चलाए, प्यार मोहब्बत चलता रहा, और इसी लोगों ने इनको चीफ मिनिस्टर बनाया। वरना अगर आज सपोर्ट छोड़ देना तो इनके समर्थक रोज मारे जाएं। ये सब लाठी लेकर तैयार हैं। इनको जिस दिन मौका मिल जाए ना, तो इनके एक एक मंत्री का मार के जो है हुलिया बिगाड़ देंगे सब। लाठी रखे हुए हैं सब एकदम, बस मौका मिलना चाहिए। तो एक बार जो है ये अलग हटे और ये आपस में जुड़ गए, आरजेडी और जुड़ गए, तो उसमें भी लाठी से ही मार खा रहे थे। तो इनके कार्यकर्ता आके कहे कि साहब आप इनसे मिल तो गए हैं ऊपर ऊपर, लेकिन अंदर वाला दिल हम लोग का मिला और कभी मिलेगा भी। कहा क्या हुआ? कहा जितना भी सब ठेका था हम लोग को मिला था, कौन ले लिया? जितना बालू वाला ठेका था सब छीन लिए सब हमसे। अब इसके सारे के सारे मंत्रियों ने, सारे के सारे कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू किया कि संबंध इनसे तोड़िए, नहीं तोड़ेंगे तो आपकी पार्टी क्या हो जाएगी। और जबकि ये पार्टी खत्म हो चुकी थी, ये इनके एक जिन्न थे लालू जी, उनको बोतल में भर दिया था इस पार्टी ने। ये पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी। ये गलती से इस जिन्न को क्या कर दिए? खोल दिए सपोर्ट देके, और जहां सपोर्ट दिए बस ये मजबूत हो गई। तो ये भस्मासुर, पहला लक्ष्य कौन? पलटू राम। पहला लक्ष्य कौन? पलटू राम। और अभी भी लक्ष्य पे यही है, क्योंकि ये जानती कि इससे हमारा कोई झगड़ा, और ये केंद्र में हमारा झगड़ा नहीं, राज्य में झगड़ा है ना। राज्य में हमारे विरोधी कौन है? लेकिन कैसे ये सरकारें बन गई? तो ये सरकारें बनी इस सिद्धांत पे, इस सिद्धांत पे कि भाई 50% से ज्यादा सीट होना चाहिए। तो अब वही मिल गया, ठीक है, कि इनको मान लिए 30% लोग पसंद किए, इनको 25% लोग पसंद किए, और इनको भी जो है 25% पसंद किए, चाहे 20% पसंद किए, और उनको 10% किए। तो ये 25 और 20 कितना हो गया? 45। 5 और कहीं से जुगाड़ कर लिए तो कितना हो गया? और एक कहीं और से लेते आए। यही हुआ था, और सरकार इनकी क्या हो गई तब। लेकिन भारत की लोकतंत्र है तो यही क्या मजबूरी है, क्या किया जाए। हाँ हाँ, कह तो रहे सीट उनके पास ज्यादा था, इसे तो दिखा, कितना दिखा रहे हैं, ये 30 है, ये 25 है, ये 20 है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में क्या सिस्टम है कि जिसका कुल मिला के 50% से ज्यादा होगा उसी की सरकार बनेगी। सबसे बड़े दल की सरकार, तो कभी भी आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि किस पार्टी का या किस दल का या किस गठबंधन की सरकार बनेगी, तो जिनका 50% से एक क्या होगा। ये नहीं कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा दल, उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। ओके, ये तो फिर भी बहुत सिंपल सा समीकरण है।
इससे खतरनाक समीकरण झारखंड में बना था कि वहां एक निर्दलीय प्रत्याशी था, एकमात्र व्यक्ति, और उसको एक पार्टी ने सपोर्ट करके चीफ मिनिस्टर बना दिया, ओनली वन सिंगल, और उस व्यक्ति का नाम था मधु कोड़ा। क्या नाम था? कोई उसका समर्थन, अकेले। तो मिला तो पहला काम क्या किया कि जितना घोटाला हो सकता था कर डाला। उसी तरह एक और व्यक्ति थे चंद्रशेखर, अपनी पार्टी के मात्र एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो बन गए देश के प्रधानमंत्री। एक, ये नहीं कि 10 20 50 भी जीते हो, सिंगल ओनली वन। और क्या बन गए वो देश के? तो अब ये भारत की अच्छाई को, लोकतंत्र की, या बुराई करो, है तो है। ठीक, यही राजनीति में तो नहीं होता। यही तो किसी को राजनीति कहते हैं ना, कि जब इनका ग्रुप होगा तो इनको टाइम नहीं देगा, और जब इनका ग्रुप होगा तो इनको टाइम नहीं देगा। ऐसा थोड़ा कि लोग दूध के धुले हैं, और ना ही ये दूध के धुले और ना ही ये, कोई नहीं। जब जिसको मौका मिलेगा। अभी तो फिर भी बहुत अच्छा है कि कम से कम राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है, वरना पहले क्या होता था, तुरंत राष्ट्रपति शासन लगता था। सैकड़ों बार राष्ट्रपति शासन इन मुद्दों पे लग गया। तो जब आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा उस समय, लेकिन मैं इससे बता रहा हूं आपको भारतीय चुनाव प्रणाली के बारे में, कि इलेक्शन किसे कहते हैं, सिलेक्शन किसे कहते हैं। ठीक, तो हमारे यहां इलेक्शन यही होता है कि जो सबसे ज्यादा वोट पा गया, या फिर कभी कभी 50%+1 वालों फॉलो होता। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति में ये माने नहीं रखता, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें ये माने नहीं रखता, तब क्या माने रखता है, 50%+। जब सरकार बनानी होगी तो फिर ये माने नहीं रखेगा, क्या माने रखेगा, 50%+। तो दोनों प्रणाली हमारे, तो एक होता है सिलेक्शन, एक होता है इलेक्शन। समझ में आ गया? तीसरे प्रक्रिया में हम लोग चलते हैं। तीसरी प्रक्रिया है नॉमिनेट करना। क्या करना? अब आप में से इतने लोग बैठे हुए हैं और हम मुखिया आदमी, अब हमको 2 लोगों को लेना है। तो 2 लोगों के लेने का तरीका है तो एक तो परीक्षा करा दिए, 2 लोगों के लेने का तरीका हुआ एक चुनाव करा दिए। तीसरा तरीका क्या हुआ, खुद हमारे मन के ऊपर है, हाँ भाई आप आ जाइए और आप आ जाइए। तो जब हम अपने मन से किसी व्यक्ति को चुने तो इसे क्या कहते हैं, मनोनीत करना। क्या करना? अपने मन से किसी को चुनना, उसको क्या कहते हैं, मनोनीत करना। अब हो सकता है कि समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसका कभी भी कोई व्यक्ति चुनाव जीत के नहीं आ सके, या इतना पढ़ा लिखा हो कि परीक्षा में पास ना हो सके, तो ऐसे लोगों के लिए क्या बनाया गया, मनोनीत। अब भारत में जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। क्या होता है, मनोनयन। और कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है? ऐसे ही चले आएंगे तो विधानसभा में जो राज्यसभा है, उस राज्यसभा में राज्यपाल साहब मनोनीत करते हैं। तो वो क्या करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो किसी भी व्यक्ति के चुनने के कितने तरीके हो गए, और ये तीनों भारतीय लोकतंत्र में, एक ये योग्यता परीक्षा वाली भी है जब नौकरी दी जाती है, एक ये चुनाव वाला हो गया, और ये भी चुनाव वाला हो गया। तो क्या होता है सिलेक्शन, क्या होता है इलेक्शन, क्या होता है मनोनयन। समझ में आ गया? ओके, चलिए अब इसी के थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक शब्द आता है क्या, पूर्ण बहुमत। क्या आता है? और एक शब्द आता है विशेष बहुमत। क्या आता है, विशेष बहुमत। चुनाव में शब्द यूज होता है। एक होता है पूर्ण बहुमत। क्या होता है, कहते हैं पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। तो पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है कि 50%+1 को हम क्या कहते हैं, पूर्ण बहुमत। अगर 100 लोग हैं तो कितने लोगों का समर्थन चाहिए? अगर 400 लोग हैं तो कितने लोगों का, 400 का 50% कितना होता है, 200, और +1 यानी 201 लोग। अगर 500 हैं तो 250 + 1 यानी 251 लोग। तो इसको कहते हैं पूर्ण बहुमत। क्या कहते हैं? और एक शब्द होता है विशेष बहुमत। क्या होता है? तो विशेष बहुमत का होता है 2/3। क्या होता है? यानी 60% लोगों का अगर समर्थन मिलेगा तभी उसको हम क्या कहें, 66% लोगों का, तभी हम क्या कहेंगे, विशेष बहुमत। तो जब कभी शब्द आएगा पूर्ण बहुमत, जब कभी आएगा विशेष बहुमत, तो समझ में आ गया आपको। तो 3 तरह के चुनाव की प्रक्रिया, और बहुमत 2 प्रकार के। समझ में आ गया? अच्छा, जब चुनाव होता है तो चुनाव भी 2 तरीके से होता है।
ये जो चुनाव हो रहा था ना, यहां पे ये जो हम चुनाव करा रहे थे, ये चुनाव दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। चुनाव होगा दो प्रकार से। एक को कहते हैं डायरेक्ट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट। या कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और एक को कहते हैं क्या? इनडायरेक्ट। क्या होगा इनडायरेक्ट? अप्रत्यक्ष। एक हो गया डायरेक्ट प्रत्यक्ष, और एक क्या हो गया? इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। अब ये क्या होता है चुनाव में? ठीक, किसे कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष? अब कई लोग इसको क्या समझते हैं? इसको समझते हैं ओपन, और इसको समझते हैं क्लोज। माने इसको कहते हैं खुला मतदान, और इसको कहते हैं गुप्त मतदान। लेकिन बोलते हैं, समझते नहीं है। बोलते हैं लेकिन समझते नहीं। बेटा ये मत देने का तरीका क्या है? मत देने का तरीका है गुप्त और खुला। कि एक तो सबके सामने जाके क्या किया? सबके सामने मोहर मारा, और मार के क्या कर दिया? दिखा दिया कि किसको हमने मारा। तो ये जो चुनाव करने का तरीका हो गया, ये क्या हो गया? ओपन या खुला मतदान। और ये क्या किए? इसको क्या कहते हैं? क्लोज, गुप्त मतदान। तो ये वोट देने का तरीका हुआ। क्या हुआ? ये चुनने का तरीका नहीं है, ये क्या है? वोट देने का तरीका। समझ में आ गया? तो ये चुनाव नहीं है, क्या है? वोट देने का तरीका। तो कई लोग ये गलती करते हैं, आप लोग मत गलती कीजिएगा ये। ठीक, हम बता रहे हैं चुनने का तरीका, ये वोट देने का तरीका नहीं। क्या? चुनने का। एक डायरेक्ट और एक क्या है? डायरेक्ट क्या होता है? ऐसा चुनाव जिसमें जनता स्वयं वोट दे। जनता स्वयं वोट दे, ऐसे चुनाव को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन। क्या इलेक्शन? जनता कैसे वोट देती है? तो भारत में बनाया गया कि जिनकी उम्र क्या है? 18 या 18 से ज्यादा। 18 या 18 से ज्यादा। जिनकी उम्र कितनी? 18 या 18 से, और प्लस जिनका वोटर लिस्ट में क्या है? नाम है। वोटर लिस्ट में नाम, और प्लस पहले तो था, अब हट भी गया है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड। अब क्या है कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है और कोई भी कार्ड आप दिखा दें तो वैलिड होता है। पहले क्या था कि आपका जो है वोटर आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी होता था। तो नॉर्मली अभी नहीं, अब ये भी हो गया। ऐसा नहीं कंपल्सन है ही कि आपको लेके आना है। अगर आप अपनी पर्ची लेके गए और आपके पास कोई भी कार्ड हो दिखा देंगे ना, तो आधार कार्ड से भी हो जाता। पहले वोटर आईडी कार्ड होना। तो सामान्य नियम ये है कि अगर किसी पुरुष या महिला की उम्र 18 साल या 18 साल से क्या हो? ज्यादा हो, उसका क्या हो? वोटर लिस्ट में, और उसके पास कोई वैलिड आईडी प्रूफ हो, तो ऐसा व्यक्ति जाके वोट दे सकता। तो जब जनता स्वयं जाके वोट देती है तो ऐसे चुनाव को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें जनता जाके क्या करती है? स्वयं वोट देती है। और दूसरा है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। इसमें जनता डायरेक्ट वोट, तो इसमें क्या करती है? जैसे मान लीजिए ये 3 ग्रुप है। अब एक एक आदमी जाके वोट दे रहा है इसमें, तो प्रत्यक्ष चुनाव क्या हुआ? अब अगला चुनाव अप्रत्यक्ष। ये सब लोग वोट नहीं देंगे। ये लोग क्या करेंगे कि भाई हमारे में से आप जाइए और आप जाके वोट दीजिए। तो आप जिसको वोट दे देंगे वही हम लोग का वोट माना जाएगा। इनमें हुआ कि भाई जाइए आप वोट दे दीजिए, और इनमें हुआ कि भाई जाइए आप वोट दीजिए। यानी इसमें सभी लोग भाग, बल्कि इनका एक प्रतिनिधि भाग लेता है। क्या करता है? तो जब किसी ग्रुप का कोई प्रतिनिधि, किसी क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि चुनाव में जाके वोट दे, तो ऐसे चुनाव को क्या कहते हैं? जोर से बोलो।
अप्रत्यक्ष क्या कहते हैं? और अगर जनता स्वयं जाके वोट दे तो क्या? अब हम पूछ रहे हैं, बताना लोकसभा चुनाव में क्या होता है? ये वाला होता है कि ये वाला? प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? जितने लोग यूट्यूब में देख रहे हैं बताएं, सारे के सारे लोग। प्रत्यक्ष को हम कह देते हैं ए और अप्रत्यक्ष को बी। तो मेरा पहला क्वेश्चन, लोकसभा में ए की बी? यूट्यूब वाले बताइए, सारे के सारे लोग, जितने लोग यूट्यूब में देख रहे हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज इफ यू आर गेटिंग मी, अगर आप मुझे समझ रहे हैं तो मेरे प्रश्न का आंसर दीजिए। लोकसभा के प्रत्याशियों का चुनाव होता है ए की बी? अच्छा, इसके साथ साथ जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो भी आंसर दें, जल्दी से आंसर दो। लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है ए और बी। ए को हमने लिखा है डायरेक्ट और बी को लिखा है इनडायरेक्ट। जल्दी से आंसर दीजिए। क्या आंसर दे रहे हैं सब? ए। बिल्कुल सही जवाब। क्या है भाई? ए। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हम जाके खुद वोट देते हैं। दिए हैं बहुत सारे, आप में से बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई हो 2019 में, और जिसकी नहीं हुई अभी नहीं दिया होगा। तो वो नहीं दिया होगा तो उसके घर के जाके पापा मम्मी दीदी भैया कोई तो दिया होगा 2019 के चुनाव में। तो ये क्या है? ए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य ए की बी? मोबाइल है और जितने भी यूट्यूब वाले हैं जल्दी से आंसर दो। एक मिनट देना, तो घुमा जरा। जितने भी लोग बताएं, राज्यसभा में ए की बी? राज्यसभा वाले बताएं, राज्यसभा में ए की बी? यूट्यूब जल्दी से आंसर दो। राज्यसभा ए की बी? क्या आंसर दे रहे हैं? अब देखो, अब आना शुरू होगा। क्या नाम आ गया? बी। राज्यसभा में कभी भी आम जनता जाके वोट, जाके प्रतिनिधि लोग वोट देते हैं। कौन वोट देते हैं? कभी आप देखिए राज्यसभा के चुनाव में जाके किसी को वोट दिए हो? नहीं। फिर आ जाएगा विधानसभा ए की बी? विधानसभा ए। विधानसभा के प्रत्याशियों को हम लोग वोट देते हैं। आ जाएगा विधान परिषद ए की बी? बी। अगला आ जाएगा राष्ट्रपति ए की बी? राष्ट्रपति को वोट दिए कभी आप लोग? आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति ए की बी? क्या होता है? बी। तो एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा प्रत्यक्ष चुनाव है, कौन सा अप्रत्यक्ष, तो बता देंगे। राष्ट्रपति क्या है? अप्रत्यक्ष। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा क्या है? विधानसभा, लोकसभा। ए और बी में आंसर दो। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और ये बी दोनों नहीं होता। प्रधानमंत्री का कभी चुनाव, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोनीत नहीं, नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त। मनोनीत होगा तो किसी को, हम ही को बुला लेंगे। नियुक्त किया जाता है। क्या होता है? बताऊंगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, मंत्रियों का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता। अंडरस्टैंड? मुखिया ए की बी? जोर से बोलो। ब्लॉक प्रमुख ए की बी? ब्लॉक प्रमुख को वोट दिए हो? नहीं देते, नहीं देते ना आप लोग, ठीक है। वार्ड पार्षद ए? वार्ड पार्षद ए? आप लोग वोट देते हैं उनको ना। तो एग्जाम में पूछेगा कौन सा प्रत्यक्ष है और कौन सा अप्रत्यक्ष, तो आप इस प्रश्न का आंसर दे देंगे। कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो ये सब पॉलिटी से जुड़ी चीजें हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला एक और शब्द आ गया, लोकतंत्र। क्या लिखा है? आवाज आ रही है यूट्यूब वालों को? आपकी पास आवाज कम हो रही है, कोई बात नहीं, बढ़ा दे रहा हूं। बढ़ गई? चलिए, अब अगला प्रश्न आता है, लोकतंत्र क्या होता है?
प्रश्न आता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं? अगर लोकतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र, ये सब तंत्र आता है ना, जनतंत्र, तो लोकतंत्र, जनता तंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, ये सारे के सारे शब्द हैं, ये हिंदी के शब्द हैं। इसका अंग्रेजी में असली मीनिंग क्या होता है? डेमोक्रेसी। क्या होता है? डेमो में एक शब्द बना है डेमोस। क्या बना है? डेमोस। डेमोस माने होता है लोक, जन, व्यक्ति। डेमोस माने क्या होता है? लोक, जन, व्यक्ति, इसको कहते हैं डेमोस। क्या कहते हैं? और एक शब्द बना है क्रेसी। क्या बना है? क्रेसी माने होता है तंत्र। क्या होता है? तो ऐसा तंत्र जो जनता द्वारा चलाया जाए, ऐसा तंत्र जो, उसको क्या कहते हैं? हाँ, ऐसा तंत्र जो लोक द्वारा चलाया जाए, क्या कहलाएगा? ऐसा तंत्र जो प्रजा द्वारा चलाया जाए, क्या है? और इसी में आ जाए अगर ये राजतंत्र, तो ऐसा तंत्र जो राजा द्वारा चलाए उसको क्या कहेंगे? और ऐसा तंत्र जो प्रजा द्वारा चलाया जाए, तो ये प्रजातंत्र, जनतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र, ये सारा का सारा क्या है? एक। तो भारत में क्या है, ये वाला कि ये वाला? यही शब्द है। तो कहीं शब्द यूज होता है प्रजातंत्र और कहीं पे शब्द यूज होता है लोकतंत्र। ठीक है, सबका मतलब यही होता है। क्या मतलब होता है भाई? तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जो किसके द्वारा संचालित की जाए? जोर से बोलो। जनता द्वारा। तो इसमें जनता करती क्या है? जनता अपने मन के लोगों को चुनती है, क्योंकि सारी जनता तो जा नहीं पाएगी। भारत की जनता 130 करोड़ है। अब 130 करोड़ लोग कैसे काम करेंगे भाई? तो वो क्या करते हैं कि अपने मनपसंद कैंडिडेट का चुनाव करते हैं, और वो लोग जाके फिर सारी व्यवस्था को क्या करते हैं। लेकिन वो लोग अपने मन से नहीं पहुंचेंगे। वो लोग कैसे पहुंचेंगे? जब हम चुनेंगे तभी पहुंचेंगे। तो जब जनता, कुछ लोग मिलके आपस में कुछ लोगों का चुनाव करती है और वो लोग प्रतिनिधि लोग जाके उस व्यवस्था को चलाते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र। ओके। और जहां पे परिवार चला रहा है, राजा का बेटा राजा, तो उसको क्या कहते हैं? राजतंत्र। क्या कहते हैं? लेकिन भारत का दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों है कि भारत में कहने को प्रजातंत्र है, वास्तव में राजतंत्र है। कैसे भाई? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल, और कुछ दिन बाद उनकी बेटी भी प्रधानमंत्री बन गई। कौन? उसके बाद कुछ दिन बाद उनके बेटे प्रधानमंत्री बन गए। कौन? फिर अगले एक लाइन में लगे हुए हैं। कौन? और उनके सब एकदम समर्थक भी एकदम पूरे तरह से। फिर राज्य स्तर पे आ जाइए तो जम्मू कश्मीर, शेख अब्दुल्ला कौन थे? फिर उनके बेटा आए फारूक अब्दुल्ला। कौन आए? फिर उनके बेटे आए उमर अब्दुल्ला। क्या है? तो ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? क्या है? आगे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, अब फिर उसके बाद अखिलेश सिंह। फिर आगे बिहार में माननीय लालू जी यादव, फिर उनकी पत्नी माननीय राबड़ी जी यादव, और फिर उनके पुत्र अगले लाइन में लगे हैं। क्या नाम है? तो ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? क्या है? तो भारत में कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन वास्तव में कुछ जगह क्या क्या दिखता है। इसीलिए भारत सबसे अलग देश है। और ऐसा नहीं कि भारत में, ये पूरे विश्व में भी है। एक व्यक्ति थे जॉर्ज बुश, तो उनका नाम था जॉर्ज सीनियर बुश। क्या नाम था? और कुछ दिन बाद उनके बेटे आ गए जॉर्ज जूनियर बुश। कौन आ गए? तो बाप, बाप की बाद बेटा। इंग्लैंड में ऐसा नहीं। इंग्लैंड में डेमोक्रेटिक सिस्टम अलग है। उसके बाद एक थे बिल क्लिंटन साहब, अगले चुनाव में उनकी बीबी खड़ी हो गई हिलेरी क्लिंटन। तो कहीं ना एक परिवारवाद तो आ ही रहा है ना। ठीक। तो लेकिन अंतर क्या है कि भारत में ऐसा नहीं कि लालू यादव जी कह दिए कि भैया इनको जो है तेजस्वी जी को बना दीजिए, ऐसा नहीं होगा। भले वो बेटा हो, लेकिन वो भी चुनाव प्रक्रिया के थ्रू ही जा सकता है, ऐसे जाएगा नहीं। और उसमें भी उसको अपनी योग्यता साबित करनी
अगर उसमें योग्यता नहीं है तो वो बन नहीं पाएगा। रामविलास पासवान, उनकी बेटी कौन, शक्ति यहां से छिन गई, आया ना। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बड़ा कौन था। तो अगर जो है राजतंत्र होता तो मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए था, लेकिन बने क्या, नाम किसका आया, क्यों, क्योंकि वो उनकी तुलना में क्या है, योग्य है। वो उनकी तुलना में क्या है, योग्य है। तो ये है नो डाउट कि भारत में कहीं कहीं राजतंत्र दिखता है, लेकिन उसको भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था द्वारा ही चुना जाता है। और ऐसा एक जगह नहीं, भारत के बहुत सारे राज्यों में। ठीक, तो हमारा सब मिला जुला है। तो क्या होता है, लोकतंत्र समझ में आ गया, किसी कोई समस्या। अब यही हमने बताया था कि इसमें जो है चुनाव दो तरह से होता है। कितने तरह से होता है, पहला है डायरेक्ट और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट। ये बैटरी यार इसमें लगी है क्या, बैटरी तो चेंज नहीं हुआ ना, चेंज की हो, आवाज जा रही है, मुझे लग रहा है यहां आवाज कम जा रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, चलो अब सही। तो यही मैं बता रहा था कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव होता है कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक जिसमें जनता अपना वोट देती है, जैसे लोकसभा, विधानसभा और मुखिया का चुनाव। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि वोट दें, जैसे राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया क्या, गुप्त चुनाव और खुला। तो ऐसा चुनाव जिसमें किसको वोट दिया जाता है लोगों को पता, जाके छुप के देते हैं। और खुला क्या होता है, सबके सामने ओपन दे दिया कि ये लो भैया। तो भारत में ये जो प्रत्यक्ष मतदान होता है, ये जाके हम गुप्त मतदान करते हैं। ये ओपन मतदान देखे होंगे कि अंदर ऐसे बॉक्स बना होता है, जाएंगे वहां पे बटन दबाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा क्या बटन दबा, एक पर्ची निकल के चली जाएगी, उसमें गिर जाएगी, बाकी हमने किसको वोट दिया है बताते हम नहीं। गांव में गए, मुखिया में तो बिल्कुल नहीं बताते, मुखिया बता देंगे सब काम ही क्या हो जाएगा। भारत में सबसे खतरनाक अगर कोई चुनाव है तो कौन सा है, मुखिया। इससे खतरनाक चुनाव और कोई, जो व्यक्ति आपके सबसे करीब है वही सबसे पहला धोखा देगा। आपको लगे कि बस हम जीत गए, अब जब रिजल्ट मालूम आएगा तो चलिए। तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र क्या होता है, ऐसे ही एक शब्द मैंने आपको बता दिया था कि राजतंत्र क्या होता है। ऐसे ही एक शब्द है गणतंत्र, क्या है, जिसको कहते हैं रिपब्लिक। क्या कहते हैं, इसके लिए एक शब्द यूज होता है रिपब्लिक। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि गणतंत्र क्या होता है, तो गणतंत्र जानने के लिए पहला शब्द आपको जानना जरूरी है, गणराज्य। क्या है, गणराज्य। गणराज्य माने क्या होता है, ऐसा राज्य जिसमें बहुत सारे क्या हो, गण हो, यानी कई राज्यों का मिला जुला क्या है, समूह है। तो लिखा है क्या भाई, कि राज्यों के समूह को क्या कहते हैं, राज्यों के समूह को गण। अब ये जो राज्यों का समूह बनता है तीन प्रकार से, कितने प्रकार से, देखो कौन कौन सा। एक बनता है परिसंघ, एक बनता है संघ, और एक क्या होता है, इंग्लिश में अलग अलग शब्द है, एक को कॉन्फेडरेशन, एक को कहते हैं फेडरेशन, और एक को क्या कहते हैं, यूनियन। तो प्रश्न आता है कि परिसंघ किसे कहते हैं, तो ये परिसंघ आपस में मिले तो हैं लोग। जैसे नहीं होता है, ट्रेन में हम जा रहे हैं, कोई व्यक्ति मिल गया, रास्ते भर में दोस्ती हो गई, क्या जिंदगी भर दोस्ती रहती है, रास्ते भर माने दोस्ती तो हुई लेकिन थोड़े समय के लिए, यानी जब मन किया तब क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ऐसा ग्रुप बना तो, लेकिन वो ग्रुप में बॉन्डिंग क्या होती है, हल्की होती है। तो ऐसी बॉन्डिंग को, ऐसे राज्यों के समूह को क्या कहते हैं, परिसंघ। जब मन किया तो मिले, जब मन किया तो क्या हो गए। दूसरा है संघ, क्या है, पति पत्नी। क्या है ये, कभी भी अलग हो सकते हैं कि नहीं, पति पत्नी अलग नहीं हो सकते हैं, बॉन्डिंग है लेकिन अलग हो सकते, लेकिन अलग होना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। क्या होता है, साथ में बॉन्डिंग बनी, ये तो प्रेमी प्रेमिका वाला, परिसंघ क्या है, प्रेमी प्रेमिका वाला। जब तक पटरी चल खाई तब तक साथ रहे, नहीं तो तुम अपने रास्ते और हम। ये पति पत्नी हो गए कि साथ रहेंगे लेकिन तोड़ना क्या है, मुश्किल है। तो ऐसे राज्यों का समूह जो बहुत मुश्किल से क्या हो, क्योंकि उनके भी समझौता होता है,
7 जन्मों का बंधन, 7 फेरे, तुम ये नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे। अरे तो जब सब कुछ नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? तो वो भी कहेगी तुम ये नहीं करोगी, तुम ये नहीं करोगी, तुम ये नहीं करोगी, तुम ये नहीं करोगी। तो 7 वचन लेते हैं, और जब तक 7 वचन पूरे नहीं होते हैं तब तक शादी को कंप्लीट भारत में, हिंदू में माना, और मुस्लिम में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो थोड़ा सा ये मुश्किल होता। अगला है राज्यों का समूह, जो कभी अलग बाप बेटा अलग कर सकते हो, रहेगा तो बेटा ही, कितनों चला जाए कहीं पे, मां बेटा, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, ये तोड़ा जा सकता है। ये संबंध कभी खत्म होने वाले नहीं। तो ऐसे लोगों का समूह जो कभी खत्म किया उसको क्या कहते हैं? ऐसा जो तोड़ना थोड़ा सा क्या हो, मुश्किल हो, क्या हो, और ऐसा जो कभी है कभी, तो कभी हां कभी ना वाले कौन से हैं? पति पत्नी, भाई बहन। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई पूछेगा बता दोगे? चलिए अगला नेक्स्ट हम लोग आते हैं। गणतंत्र पे। तो ये तो बन गया, समूह 3 बन गए। अभी जब समूह बने हैं तो इसमें एक शब्द है गणतंत्र। क्या होता है? गणतंत्र। तो गणतंत्र किसे कहते हैं? तो राज्यों का ऐसा समूह जिसके मुखिया का चुनाव होता है, जिसके मुखिया का चुनाव होता है, अर्थात मुखिया का पद वंशानुगत नहीं होता है। जैसे बताता हूं आपको, ये एक देश है, इस देश में इतने सारे राज्य हैं। इतने सारे क्या हैं? राज्य। ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई जे, इतने सारे राज्यों का समूह। क्या है? इतने सारे राज्यों का। अब हुआ कि इसका मुखिया कैसे चुना जाए, इसका मुखिया कैसे चुना जाए? तो कहा कि ऐसा करते हैं कि हम सब लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि हमारा मुखिया कौन होगा। तो फिर आपस में मिलेंगे सब और कहेंगे हाँ भाई ये व्यक्ति सही है। तो क्या होगा? राज्यों का ऐसा समूह जिसके मुखिया का क्या होता है? चुनाव होता है, जिसके मुखिया का चुनाव होता है। जैसे भारत में जो मुखिया होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। क्या होते हैं? सभी राज्यों के असली मालिक कौन है? प्रेसिडेंट। कौन है? सभी राज्यों के असली मालिक कौन है? तो प्रेसिडेंट किसी के परिवार का बनता है कि चुनाव होता है? जोर से बोलो, फिर से बोलो। चुनाव होता है। क्या होता है? हमने कहा केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? कौन होता है? घर का सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है? बाबा। कौन होते हैं? काम कौन संभालते हैं? पापा। काम कौन संभालते हैं? लेकिन असली मालिक कौन है? बाबा। असली मालिक कौन है? बताए हैं ना कि नहीं बताए? तो भारत में बाबा का चुनाव होता है। भारत में बाबा क्या होता है? चुनाव होता है। तो कोई भी ऐसा देशों का समूह हो जिसके मुखिया का क्या हो, तो ऐसा ही सबसे पहला मुखिया चुनाव वाला जो गणतंत्र बना था उसका नाम था वैशाली। क्या नाम था? वैशाली में कुल मिला के 8 राज्य थे। कितने राज्य थे? 8 राज्य। और इसके मुखिया का कोई परिवार से नहीं आता था, उन 8 में से चुना जाता था कि साहब आप हमारे मुखिया रहें। तो राज्यों का ऐसा समूह जिसके मुखिया का क्या हो? चुनाव। जिसके मुखिया का, उसको हम क्या कहते हैं? गणतंत्र। क्या कहते हैं? तो भारत में ऐसा है कि नहीं? हाँ या ना? है। भारत में लोकतंत्र है कि नहीं? है कि नहीं? तो भारत में गणतंत्र भी है, और भारत में अभी हम लोग के संविधान में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, वही लोकतंत्र, और गणराज्य, यानी हम गणराज्य भी हैं, लोकतंत्र भी हैं, और यानी हमारा राज्यों का समूह है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, और इनका मुखिया चुना जाता है। इसके अलावा बाकी सारे पदों का चुनाव होता है। तो जो भी ये सारा का सारा जहां चुनाव प्रक्रिया हो, जहां ओपन मतदान हो, जहां पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए, तो इसको 2 ग्रुप में बांट देते हैं, एक लोकतंत्र और एक गणतंत्र।
तो ये क्या होता है, समझ में आ गया? क्योंकि ये प्रश्न बार बार आएगा, ये शब्द बार बार आएंगे, इसलिए आपको ये शब्द हम बता दे रहे हैं। ठीक, अगला, ठीक, अगला क्या है शब्द है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में दो तरह की व्यवस्थाएं, एक संसदीय व्यवस्था और एक क्या है, राष्ट्रपति व्यवस्था। एक संसदीय व्यवस्था और एक, भारत में कौन सी है और अमेरिका में कौन सी है? भारत में कौन सी और अमेरिका में? हाँ, तो भारत में क्या होता है, इस संसदीय व्यवस्था में संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। क्या होता है, संसद के, और फिर ये सदस्य आपस में मिलते हैं और किसको मनोनीत करते हैं? प्रधानमंत्री। बाबा को नहीं, पापा को। किसका चुनाव हम करने जाते हैं? सदस्यों का। किसका? और ये सदस्य आपस में बैठते हैं और कहते हैं कि आप ही सबसे आगे रहेंगे। तो हमारे यहां ये व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है ये? लेकिन विश्व के बहुत सारे देश है जहां पे डायरेक्ट किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का। वहां सदस्यों का चुनाव नहीं होता, किसके नाम पे चुनाव लड़ा जाता है? इसीलिए वहां एक राष्ट्रपति, दोनों आपस में ये चुनाव लड़ते हैं ना, तो दोनों का आपस में कंपटीशन होता है। आगे पटना में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, गांधी मैदान में। हाँ बोलिए आप, हाँ आप बोलिए। दोनों लोग बोलना शुरू किए, देख रहे हैं सबसे ज्यादा किस पे ताली बजा। तो जिस पे ज्यादा ताली बजा और जिसकी ज्यादा वोटिंग हुई उसी को लोग क्या मान लिए कि आप ही हमारे नेता हैं। और ऐसे ही हर राज्य में करते हैं, वहां 50 राज्य, हर राज्य में करते हैं। और जब जीत जाते हैं तो होता है कि हाँ नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी यही जो है देश के वहां पे राष्ट्रपति बनेंगे। और फिर वो क्या करते हैं, क्या हमको आप लोग राष्ट्रपति मान लिए? कहा भाई साहब आप आ जाइए, आप बनेंगे रक्षा मंत्री, आप आ जाइए, आप बनेंगे फलाने मंत्री। यानी अब वहां पे रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, फलाने मंत्री का चुनाव नहीं होता है। चुनाव हमेशा किसका होता है? जोर से बोलो। और ये फिर सबको मनोनीत करता है कि तुम बनोगे, तुम बनोगे, तुम बनोगे। तो इसी तरह विश्व में कितने प्रकार की व्यवस्था है? एक कौन सी और एक कौन सी? भारत में कौन सी है? ब्रिटेन में कौन सी है? जोर से बोलो, फिर से बोलो। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है? पाकिस्तान में कौन सी है? बांग्लादेश में कौन सी है? जहां जहां अंग्रेज रहे कौन सी व्यवस्था है? और अमेरिका में? जोर से बोलो, कौन सी व्यवस्था? ये क्या होता है, समझ में आ गया? चलिए, अब ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। तो ये जो शब्द आएंगे, क्या क्या शब्द आएंगे, समझ में आ गया। अब हम चलेंगे एक अगली कहानी की तरफ। टाइम है मेरे पास अभी? कितना टाइम है? ठीक, अब आपको हम एक बढ़िया कहानी सुनाते हैं, क्योंकि आप लोग, मौसम थोड़ा सा थकाने वाला है, तो आप लोग जो है सोने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग को हम जगाने जा रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोरिंग लग रहा होगा ना, पढ़ने वाली बात बोरिंग लगती है। अभी कहानी सुनाएंगे तो मजा आएगा। कहानी क्या है कि हमारे यहां जो देश चलता है उससे चलता है संविधान से। किससे चलता है? कल आपको बता दिया कि संविधान एक किताब है जिसमें क्या लिखा हुआ है? नियम कानून, और उससे हमारे देश की व्यवस्था चलती। तो क्या ये जो नया संविधान बना है, इसके पहले कोई संविधान नहीं रहा होगा? ये तो 1947 से 50 वाला है ना। मान लो 1950 से बन के तैयार हुआ। 1950 से पहले हमारा देश चल रहा था कि नहीं चल रहा था? वो किस आधार पे चल रहा था? चल रहा था कि नहीं? लोगों को अधिकार नहीं मिले थे, लोग भरपेट खाना नहीं खाते थे, देश हमारा पिछड़ा हुआ था। तब भी तो हमारा देश बहुत आगे था, और आज की अपेक्षा बहुत ज्यादा आगे था। तो प्रश्न आता है कि भारत का पहला संविधान कौन था? भारत का पहला संविधान कौन? तो फिर प्रश्न आता है कि हिंदू धर्म के हिसाब से सबसे पहला व्यक्ति कौन, सबसे पहला राजा कौन? और उस राजा का नाम है मनु। क्या नाम है? मनु। उस राजा क्या नाम था? जोर से बोलो। अब ये मनु साहब राजा बने, तो इनका जो वंश था वो सूर्य वंश था। कौन सा वंश था? उसी के व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था? मनु। मनु साहब राजा बने,
तो अब राजा को सारी व्यवस्था चलानी है। तो फिर उसने क्या किया कि अपने सारे के सारे लोगों के साथ मिलकर बैठ के नियम कानून बनाया कि ये होना चाहिए। तो क्योंकि पहले लिखने की कोई व्यवस्था थी नहीं, जैसे आप किसी किताब में पढ़े हैं क्या कि खांसी सर्दी जुकाम हो तो हल्दी दूध पीना चाहिए, पेट में दर्द हो तो हींग को जो है पानी में घोल के लगा लेना चाहिए, ओठ फटने लगे तो सरसों का तेल, ठंडा लगे तो पैर में तेल से मालिश कर ले। किसी किताब में पढ़े हैं, लेकिन ये होता है कि नहीं होता है? लू कहीं बाहर जाना हो तो प्याज खा लो, क्या खा लो? ये सब कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं। इस आधार पे यूज करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बड़े लोग यूज करते हैं। वो कैसे देखे? उनके बड़े लोग। वो कैसे देखे? वो उनके बड़े लोग। और ये कई हजार साल से चला आ रहा, तो देख के हम उसको याद कर लिए। क्या किए? तो याद करने को ही संस्कृत में कहते हैं स्मृति। क्या कहते हैं? तो वो जो नियम कानून बने आ रहे थे, उन्हीं नियम कानूनों को कुछ लोगों ने दिमाग में रखा और फिर बाद के वर्षों में लिख दिया गया। तो इसको क्या बोला गया? तो भारत की पहली संविधान की किताब कौन सी है? और सिर्फ एक ही नहीं थी, और भी थी। मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, लेकिन उसमें असली कहानी भी बाकी है। बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, 1 2 3 4 5 6 प्रकार की स्मृतियां, यानी इतनी सारी कानून की किताबें थी। और उसमें से जो जिस राजा को जो अच्छा लगता था उसको क्या करता था? ऐसा नहीं था कि मनुस्मृति पूरे भारत में पॉपुलर थी। नॉर्थ इंडिया में किसका लोग यूज करते थे, और भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज होता था। ठीक है। जब अंग्रेज भारत में आए और शासन व्यवस्था चलाना था, तो उन्होंने किताब का ट्रांसलेशन कराया और इसी का इन्होंने नाम लिखा द कोड ऑफ जेंटल लॉज। क्या नाम रखा? द कोड ऑफ जेंटल लॉज। जेंटल, सभ्य लोगों का कानून। बेवकूफों का कानून नहीं लिखा। लेकिन क्या हुआ? ये किताब लिखी गई थी संस्कृत में। क्या लिखी गई थी? इसका किसमें ट्रांसलेशन हो गया? अब ये जो अंग्रेज ट्रांसलेशन किया होगा, जिंदगी में कभी संस्कृत पढ़ा होगा क्या? 10-20 लोग से पूछा होगा, देखा भी नहीं होगा अंग्रेज। लेकिन इसका क्या कर दिया? उसके बाद एक व्यक्ति थे जो ये अंग्रेजों वाला जो किताब था इसको पढ़े, और उनका नाम था बाबा साहब, और जाके जला दिए। कहे क्यों जलाए भाई? कहा बहुत फालतू बात लिखी है। कहा पढ़े हैं? कहा आप पढ़े अंग्रेजी वाला। कहा ये वाला क्यों नहीं पढ़े? कहा संस्कृत हम कोई भी नहीं करता। तो कहा जब आपको संस्कृत नहीं आती तो उस आधार पे आप ये किताब पढ़ के इस किताब को कैसे गलत ठहरा सकते हैं? जो भारत में वामसेफ एक ग्रुप है जो एससी लोग हैं, एससी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझदार हैं, लेकिन बहुत सारे 99% ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनसे जो कहोगे क्या करेंगे? वो कहे बाबा साहब ये किए थे। आपको कैसे मालूम? हमको मालूम है ना। तो बाबा साहब ने क्या किया था? कौन सी किताब जला दिया था? पढ़े ये वाला, जलाए कौन सा? ठीक। तो उनसे पूछा गया ये क्यों जलाए? कई सब ब्राह्मण किताब लिखे थे। कौन किताब लिखे थे? तो क्या मनु ब्राह्मण थे? मनु कौन थे? क्या आपको कैसे क्या मालूम है? तो अब मनु कौन थे मैं बता रहा हूं। पूर्वी भारत में या भारत के अधिकांश क्षेत्रों में एक त्योहार बहुत विशेष रूप से मनाया जाता है जो बस अब आने वाला, जिसको हम कहते हैं नवरात्र। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नवरात्र। दुर्गा जी की पूजा होती है।
तो ये दुर्गा जी की पूजा में क्या होता है आपको मालूम है? कभी कोई दुर्गा जी की पूजा किया है यहां से? आप में से कोई किया है? क्या होता है दुर्गा पूजा में, ये बताइए। देखे हैं दुर्गा जी की एक बड़ी मूर्ति रखी रहती है, और क्या होता है? एक पाठ किया जाता है। कौन सा पाठ? दुर्गा सप्तशती। हाँ, जोर से बोलो, कौन सा? दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। देखा है आप लोगों ने? एक किताब होती है दुर्गा सप्तशती। अच्छा, किसी ने पढ़ा है? आप लोग? कोई नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? हम कम से कम 50 बार पढ़े। कितने बार पढ़े हैं? क्यों? क्योंकि साल में 2 बार तो पढ़ते ही है। मैं नवरात्र का दोनों व्रत रहता हूं, ये अप्रैल वाला भी और वह अक्टूबर वाला भी। अब पूरा जो है क्या पढ़ता हूं? दुर्गा सप्तशती। क्यों पढ़ता हूं? क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ती थी, मेरे पापा पढ़ते थे। तो हमने एक दिन देखा कि आखिर लोग पढ़ते क्या है, देखते हैं। तो हमने भी क्या करना शुरू किया, तो पहले इसको धर्म का किताब समझ के पढ़ते थे। जब हम मैच्योर हो गए, 20-21 साल के हो गए, तो अब इसका हम धर्म का किताब नहीं समझ के पढ़ते थे। फिर हम इसको किताब समझ के पढ़ने लगे और समझने लगे कि इसमें क्या क्या लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है बता रहे हैं, वहीं से मनु साहब आते हैं। इसमें एक राजा थे। कौन थे? और एक बनिया था। तो राजा साहब जब तक मजबूत थे बड़ा अच्छा रहा, धीरे धीरे कमजोर होने लगे तो उनकी सत्ता छिन गई और उनके मंत्री ने उनके साथ धोखा दिया और पड़ोसी राजा ने आक्रमण करके उनके राजपाट को क्या कर लिया? छीन लिया। व्यापारी था, खूब पैसा कमाता था, लड़के उसके बड़े हुए तो सारा छीन लिया। अब ये दोनों लोग घर से बाहर निकले तो घूमते 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 गए एक तालाब पे। दोनों की मुलाकात हो गई। वो भी पानी पी रहा था, ये भी पानी पी रहा था। क्यों? तो वहां देखा कि उस तालाब पे एक हिरन आया और एक शेर आया, वो भी दोनों साथ पानी पी रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हिरन और शेर एक ही तालाब पे प्यार से पानी पी रहे हैं? तो समझ गए कि यहाँ पे कोई विशेष व्यक्ति रहता है, तभी ये दोनों डर के मारे ऐसा कर रहे हैं। तो गए तो वहां पे एक ऋषि रहते थे। तो ऋषि को प्रणाम किए, कहे हाँ भाई बोलिए। कहा आप बड़े महान व्यक्ति हैं, ये है वो है। कहा मुख्य मुद्दे पे आइए। कहा मुख्य मुद्दा ये है कि हम राजा थे फलाने जगह के और ऐसा ऐसा हुआ और राजपाट हमारा क्या हो गया। कहा टेंशन में है। कहा कौन नहीं टेंशन में रहेगा? कहा भी टेंशन में। कहा तुम भाई? कहा साहब हम बनिया थे। कहा तब? कहा बहुत बढ़िया वाला बिजनेस चलता था। कहा फिर? कहा बड़े बच्चे बड़े हुए और उनकी बहुआ आई तो सब मार के भगा दिए सब। बताइए, इसीलिए काम कर रहे थे। कहा तुम इसलिए दुखी हो? कहा तब? कहा उपाय बताइए, कोई उपाय हो तो क्या कीजिए, बताइए। तो कहा ठीक है भाई, हम उपाय बताते हैं। तो अब जैसे उपाय बताना हुआ हमें, तो अब आपको उपाय बताना है। तो उपाय के प्रति आपको जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आप उपाय के लिए क्यों आएंगे? तो पहले उन लोगों को बताया गया कि हम क्या उपाय देने वाले हैं। तो कहा देखो भाई, तुम लोग को एक देवी की पूजा करनी होगी। कहा अच्छा। कहा कौन है? कहा वो दुर्गा देवी। कहा ये कौन है? कहा कि इस युग में ये राक्षस हुए थे और वो सब राक्षस क्या हुआ कि जाके भगवान लोग को परेशान करने लगे। इंद्र का आसन छीन लिए, ये छीन लिए, वो छीन लिए, फलाने छीन लिए, धमाके छीन लिए और उनको वहां से भगा दिए। कहा तब? कब राजा सब वहां से सारे देवता गए तो जाके पूजा किए शंकर जी का कि हे प्रभु, विष्णु जी का पूजा किए कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी का प्रभु किए कि हे प्रभु, देखिए ना सब सत्ता छीन गया। कहा नालायक हो तुम लोग, पी के लौटे रहोगे तो कोई सत्ता छीन लेगा। तो कहा कोई तरीका है? कहा हाँ तरीका, हमारे बगल बैठी हुई थी पार्वती जी। तो उनके शरीर से एक तेज निकला और उस तेज में बाकी लोग का भी तेज क्या हो गया? समाहित होता गया और उससे एक आकृति का निर्माण हुआ जो बनी दुर्गा जी। कौन बनी? तो जितने देवता थे उन सभी देवताओं ने उनको अपना अपना अस्त्र दे दिया, तो सारे उनको अस्त्र मिल गए। अब उनको समस्या बताई गई कि ये समस्या है। कहा कहाँ रहते हैं सब? कहा उस पर्वत पे रहते हैं। कहा ठीक है हम जा रहे हैं। तो दुर्गा जी उस पर्वत पे पहुंची। उसके बाद वो जो राक्षस था उसके सब गण आसपास घूम रहे थे, तो देखे दुर्गा जी को, देखे तो खूबसूरत सी महिला थी, देख के प्रसन्न हो गए। तो हे देवी, आप इतनी सुंदर यहाँ कहाँ घूम रही हैं? कहा ऐसे ही मेरी इच्छा थी तो घूम रहे हैं। कहा वेरी गुड। तो आप हमारे राजा के पास चलिए
और उनसे शादी कर लीजिए। कहा क्यों शादी कर लें? तो हमारे राजा जो है बहुत ऐश्वर्य वाले हैं, पैसे वाले हैं, बहुत मजबूत हैं, उनको सब लोग जानते हैं, सब उनसे डरते हैं, ये कर लिए वो कर लिए। तो हर लड़की चाहती है भाई कि उसका पति एकदम स्ट्रांग हो, मजबूत हो, पैसे वाला हो, पॉपुलर हो। तो कहा इससे बढ़िया पति और कौन सा मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम शादी तो कर लेते, लेकिन हमें गलती से जो है ना प्रण कर लिए। कहा प्रण क्या कर लिए? कहा जो हमको युद्ध में हरा देगा उसी से हम शादी करेंगे। तो अपने राजा से कहो कि आके हमको युद्ध में क्या करें, हरा दे। तो बौखला गए सब, तुम्हारी इतनी मजाल, तुम महिला हो के तो है हमारे राजा के खिलाफ ऐसे कह रही हो। अब क्या करें, गलती हो गई है। तो पहले वही भिड़ गए सब, तो उनको चुटकी में क्या की, निपटा दी। अब ये बात पहुंची तो खूब सारे वहां से राक्षस आने लगे। अब आने लगे तो चूंकि इनके शरीर में तो बहुत प्रकार की शक्तियां थी, तो हर शक्ति ने अलग अलग राक्षसों का क्या किया। लास्ट में साहब महिषासुर पहुंचे, और पहुंचने के बाद कहा अच्छा आप ही हैं? कहा हाँ। और वो भी आप हैं? कहा तब हो जाए एक एक बार। और एक एक बार मुकाबला हो गया। उसमें क्या किया उन्होंने, मार दी। ठीक, तो यही वो दुर्गा जी हैं जो इतने सारे राक्षसों का उन्होंने क्या किया है, संहार किया है। और ये हर युग में जन्म लेंगे अलग अलग रूपों में, और जब इस रूप में लेंगे तो इनका नाम कभी शाकंभरी होगा, कभी भ्रामरी होगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा। कहा अच्छा इनकी कहानी है? कहा हाँ। कहा तब? कहा अगर आप दोनों लोग इनकी पूजा करेंगे तो ये प्रसन्न हो जाएंगी, और प्रसन्न होंगी तो आपको वरदान देंगी, और जो आपको मांगना है मांग ले। तो वो दोनों क्या करने लगे, पूजा करने लगे। दुर्गा जी प्रसन्न हुई, पूछे कि हाँ भाई राजा साहब बोलिए। कहा मैडम ऐसी सी बात थी। कहा वेरी गुड। कहा क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते कि हम सबसे शक्तिशाली राजा बने। कहा ओके, चलिए आपको आशीर्वाद देते हैं कि इस युग में आप सूर्य वंश के रूप में जन्म लेंगे, और आपका नाम मनु होगा। क्या होगा? मनु होगा। और आपके नाम से पूरा का पूरा क्या होगा, वंश चलेगा, और उस समय के आप क्या बनेंगे, सबसे शक्तिशाली राजा। तो वही राजा कौन राजा बने, सूर्यवंशी राजा मनु। बनिया से पूछा गया हाँ भाई तेरी क्या इच्छा है? कहा मैडम इच्छा पूरी हो गई। कहा क्या पूरी हो गई? कहा फिर जो है हमें आप सत्ता देंगे, बिजनेस करूंगा, पैसा आएगा, आप फिर से मार के भगा दिए सब, तब फिर हमको पूजा करना पड़ेगा। कहा तब हमको आप मोक्ष दे दीजिए, हमें इन सब चीज से मतलब। तो वणिक ने क्या मांग लिया? तो आपका दर्शन हो गया, सारा ज्ञान हो गया। जिंदगी यही ना है, जब तक हमें ज्ञान, जैसे तुम लोग अभी ज्ञान की तलाश में हो, किसकी तलाश में हो? अब हम ज्ञान तुम्हें दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, और इस ज्ञान से तुम्हें क्या मिलेगा, नौकरी। नौकरी पा जाओ तो नौकरी वाला ज्ञान भी पूरा हो जाएगा कि नौकरी क्या होता है। एक साला पहले ही बढ़िया था जब पढ़ रहे थे। तो फिर जब नौकरी होगा तो समाज प्रेशर डालेगा, तो आपको विवाह वाला ज्ञान दिया जाएगा। कौन सा ज्ञान दिया जाएगा? तो जब विवाह का ज्ञान हो जाएगा तो आपको लगेगा वाह, इससे बढ़िया तो कोई चीज साल भर में समझ में आ जाएगा कि प्रभु जब कुंवारे थे तभी क्या था, टेंशन नहीं था कोई। लड़की भी कहेगी कि हमें भी कोई टेंशन, अपने सोया रहता, हमको उठ के खाना बनाओ, बच्चा खिलाओ, ये करो वो करो। आऊ क्या सोचता है पति, साला सुबह सुबह नहा धो के ऑफिस चले जाओ, पैसा कमा के लाओ, और मुंह बना के बैठी हुई है, और सब पैसा लाके उसको दे दो, और सारा कमाई वही खर्च कर रही है। आपको तो बस आने जाने खाने का मिलता है। आप तो जो है महीने में एक बार जाएंगे, आप बाल कटवाएंगे और दाढ़ी घर ही में बनाते हैं तो आपका 100 रुपया खर्चा, और वो एक बार ब्यूटी पार्लर जाती है तो कितना खर्च होता है। तो आप किसके लिए कमा रहे हैं? तो आपको ये भी ज्ञान पूरा हो जाएगा कि शादी से फायदा है कि नुकसान। उसके कुछ दिन बाद सुपुत्र या सुपुत्री पैदा हो जाएंगे, वो आपको कुछ समझ में नहीं करेगा, कभी आप पे पेशाब कर देगा, कभी आप पे थूक देगा। अब आपको अच्छा लगे यार बेटा है बेटी है, अब उसको आप खिलाते रहेंगे, अपना खाना 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 खिलाएंगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा तो खाने में क्या करेगा, फू। आपको कोई बुरा लगने वाला आप वहां से निकाल देंगे। आया ना, होता है ऐसा। बगल में सोए हैं उसी पेशाब कर देगा, रात हो गई है 2 बज रहा है, ठंडा लग रहा है, अरे बेटा ही तो है,
साला कोई और दोस्त पेशाब कर दे तो उठ के रात में क्या करोगे, लाठी मारना शुरू। लेकिन बेटा बेटी ने पेशाब किया तो आपको बुरा, लैट्रिन में किया तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी का अंश है। तो आपको इस बात का एहसास हो गया, तो ये ज्ञान भी हो गया बेटा बेटी वाला। अब पूरा समाज पूछेगा क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है, लिख रहा है, कमा कमा के उसको ला के दे रहे हो, वो क्या करेगा, टेंशन आप लियो, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो फिर उसकी भी शादी होगी, फिर आपको पूछवे नहीं करेगा, तो आपको बचपन की चीजें याद आएंगी, पुराने एल्बम निकालेंगे, बेटे को बुलाएंगे, कहेंगे कि अबे ब्याह हो गया तो भुला गया हमको, तो कहेगा क्यों क्या हुआ, कहा साले खाना खाते थे तो उसी में थूक देते थे, कहा तब काम हमको घिन लगता नहीं था, कपड़े पे ही पेशाब कर देते थे, घिन हमको लगता नहीं था, कितना भी दूर जाना हो कंधे पे घुमाते थे, कंधा हमारा बाहर जाते थे तो अपनी कुछ नहीं खाते थे, लेकिन सोचते थे कि बेटे ने क्या मांगा है, पापा केला लेते आइएगा, पापा सेव लेते आइएगा। तो ये ज्ञान भी आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बुढ़ापा तक सारा का सारा ज्ञान क्या हो जाएगा। तो फिर भगवान पूछेंगे क्या इच्छा है, कहेंगे भगवान मोक्ष दे दो, क्या दे दो। तो यही ज्ञान की प्राप्ति किसको हो गई थी, वो मुक्ति हो गया। लेकिन वो जो राजा जिनको अभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने क्या मांगा कि हमको बड़ा सा समझ में आ गई बात। तो ऐसे भारत के क्या हुआ, संविधान का निर्माण हो, पहला काम यही किया सब। तो अब इसके आगे की कहानी कि अब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित होगा, क्या होगा, तो कल भारत का और अंग्रेजों का भारत में शासन स्थापित कराएंगे और देखेंगे कि संविधान बनना शुरू कैसे हो रहा है। फिर मंडे से आपकी जब कंटिन्यू क्लास होगी, कल हम मिलेंगे, कल फ्राइडे है ना, हाँ क्या है, फ्राइडे है क्या, विश्वकर्मा पूजा है क्या, उसमें क्या होता है, हाँ? तो ये पूजा कर लेना, बाद में हो जाएगा। क्लास तो चलनी, ये तो ज्ञान है ना, क्लास चलेगी आपकी। तो कल हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार जो है अंग्रेजों का भारत में क्या हुआ, शासन स्थापित, ठीक है ना। चलिए कल मिलेंगे। अभी